चलिए वेलकम। भारतीय कृषि के भाग 3 में हम लोग फसल पढ़ेंगे। आपने पिछले क्लास में कृषि की विधियाँ हो या खेती का वैज्ञानिक नाम आपने पढ़ा। आज हम फसल पढ़ेंगे। फसल की अवधारणाएँ, ये 1 2 3 4 5 अवधारणाएँ हैं जो मुख्य है। आप लोग पीटी में पढ़ते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उत्पादन पढ़ा, पूछा उत्पादकता तो मारेगा उत्पादन उत्पादन उत्पादकता, कन्फ्यूजन होगा। यही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं। ये शब्द का अर्थ बताना चाह रहे हैं ताकि आप पीटी में जो उत्पादन उत्पादकता पढ़ते हैं आपको आसानी से याद हो जाए, रटना कम पड़े और आपको समझ में आ जाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किस तत्व को आप संकलन कर रहे हैं या रट रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कृषि में युग्म पैदावार। युग्म पैदावार किसको कहते हैं? कृषि में विभिन्न मौसमों में 2 फसल बोना एवं उगाना। विभिन्न मौसमों में, चाहे जो मौसम हो, शरद ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, शीत ऋतु हो, गर्मी हो, गर्मा फसल, सब नाम सुने हो ना। तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसल बोना क्या कहलाता है? कृषि में युग्म पैदावार। 2 फसल को बोते हैं, उगाते हैं, काटते हैं, उसे कृषि का युग्म पैदावार कहते हैं। आप जैसे बहुत लोग अभी कौन सा वर्षा ऋतु है तो अभी कौन कौन फसल दोगो है? एक धान तो है फेमस, और अभी मकई भी, मक्का भी अभी बोया जाता है, पता है ना। और कौन सा फसल है जो अभी बो सकते हैं, किसान बोते हैं, कोई बताएंगे? दाल, राहर, हाँ राहर, हाँ राहर, अरहर जिसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, सस गहनता फसल सघनता एक ही बात है। सस गहनता फसल सघनता किसको कहते हैं? लिखल आता है पीटी में, आप देखिएगा बीपीएसएल में, सस गहनता फसल गहनता। तो रट लेते हैं अलग चीज है। एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष हुआ ना भी 23 चल रहा है, 23 को एक कृषि वर्ष मान लेते हैं। ये एक कृषि वर्ष में कई ऋतु आता है, एक कृषि वर्ष में कई ऋतु आएगा, ठीक है। एक कृषि वर्ष किसको कहेंगे? कहाँ से कृषि का वर्ष कहाँ से शुरुआत होता है? गर्मी से माना जाता है, गर्मी से शुरुआत और पीछे से फिर अंत करेंगे। तो एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में जितनी बार फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सस गहनता या फसल सघनता। यानी एक कृषि वर्ष में एक ही फसल में, एक ही खेत में जितनी बार फसलें उगाई जाती है उसे सस गहनता फसल सघनता कहते हैं। आप गांव में देखते होंगे कई किसान बेचारा धान काटा तुरंत जुताई करेगा, आलू लगा देगा, करता है ना, फिर उसको काटा मकई लगा देगा, उसको काटा मूंग लगा देगा, फिर अगला धान फिर पकड़ लेता है। सीजन नहीं कहता सीजन पकड़ ले लिए, तो इसका क्या समझे? वो सस गहनता फसल सघनता की ओर इसको भी खोल दो की ओर है। इसका रूप क्या है? सस गहनता फसल सघनता का रूप क्या है? सस गहनता का मान, यहाँ देखिए, सस गहनता का मान जितना अधिक होगा भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी अधिक हो, ठीक है, याद रखना। अब ये परिभाषा के जगह पे ऑप्शन में ये दे सकता है कि सस गहनता या फसल सघनता किसे कहते हैं। तात्पर्य है ए बी सी डी करके, ए बी सी तो 3 को तो हो गया, कहेगा इनमें कौन नहीं है, या है तो तीनों कोई एक देगा और बाकी सब गलत ऑप्शन देगा। तो याद रखना इसका सस गहनता या फसल सघनता का घटक क्या है? वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध कृषि क्षेत्र और कुल सस क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र का अनुपात। ये कैलकुलेशन करोगे तो सस गहनता फसल सघनता निकल जाएगा। क्लियर है? उत्पादन या उत्पादित एक ही शब्द है, उत्पादन या उत्पादित। उत्पादन या उत्पादित का अर्थ सिर्फ कृषि से नहीं लेगा,
वो उद्योग से भी संबंधित होता है। कोई चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं, उद्योग से भी होगा ना, सिर्फ किसी क्षेत्र से होगा, उद्योग कृषि सभी से। तो यहाँ पे समझिए उत्पादन या उत्पादित का सीधा अर्थ है उत्पादन करना या पैदा करना, कृषि जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कृषि में ये शब्द लगता है पैदा करना, और उद्योग धंधा में उत्पादन करना, दोनों शब्द उत्पादन या उत्पादित को ही बताता है। क्या है इसमें कुल उत्पादन का आकलन किया जाता है। उत्पादन में कितना भूमि में हुआ, कितना उद्योग मिलकर उत्पादन किया, कितना आदमी मिलकर किया, मतलब नहीं है, कितना आया। क्लियर है ना? मतलब एक कट्ठा में कितना आया ये आकलन नहीं है, कितना मन आ गया, कहाँ से आया, किसके द्वारा आया, इसका आकलन नहीं होता, बल्कि कितना आया सिर्फ इसी का आकलन होता है। ठेठ में उत्पादन में किसका आकलन होता है, कितना आया, किससे कितना आया, किस आधार पे कितना आया, इसका आकलन नहीं होता, कितना आया। और उत्पादकता, इन दोनों में अंतर है। इसमें इससे कितना आया, कहां से आया, इसका आकलन यहाँ होता है। देखिए इसमें लिखे हैं, इसमें कुल उत्पादन का आकलन किया जाता है। कुल उत्पादन, इसके आकलन में प्रति हेक्टेयर भूमि एवं श्रम लागत आधार नहीं होता। कहाँ से आया, किसने दिया, कितना भूमि से हुआ, इसका सीधा आकलन उत्पादन करते हैं, सीधा कितना है। इसमें इसका कारक कौन कौन है, भूमि, पूंजी और श्रम, तीन को है घटक। उत्पादन का तीन घटक है, भूमि, पूंजी, श्रम, ये तीनों मिला के कितना आ गया बस। यहाँ पे उत्पादकता और उत्पादन में क्या अंतर है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कम या अधिक उत्पादन से है। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई कितना हुआ, अधिक हुआ तो अधिक उत्पादकता कहेंगे, कम हुआ कम उत्पादकता कहेंगे। क्लियर है ना? तो उत्पादकता और उत्पादन में अंतर रखना, ताकि आप लोग पढ़ते हैं कि गेहूं का उत्पादकता में पंजाब सबसे अधिक है ना, और उत्पादन में यूपी है। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन राज्य है, यूपी, और उत्पादकता में जिसको आप लोग याद रखते हैं प्रति हेक्टेयर में कौन है, तो प्रति हेक्टेयर में कौन है, मतलब उत्पादकता में गेहूं में कौन है सबसे अधिक, पंजाब है। मतलब 5 कट्ठा भूमि में यूपी 10 मन गेहूं उपजाया और पंजाब 3 कट्ठा में 10 मन उपजा लिया। क्लियर हुआ? उत्पादन और उत्पादकता में अंतर। यूपी 10 कट्ठा, यानी यूपी का गेहूं का विस्तार क्षेत्र बहुत है, बहुत क्षेत्र में गेहूं लगता है यूपी में, लेकिन उत्पादन जो है क्या है, उत्पादकता कम है। और पंजाब में 5 कट्ठा में लगाया तो 10 मन, और यूपी में 1 बीघा में लगाया तो भी 10 मन या 9 मन, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर भी उत्पादकता किसका है, अधिक, पंजाब का, क्योंकि कमे भूमि में उतना उपजा लिया। अब क्लियर हुआ ना? चलो, तो प्रति हेक्टेयर श्रमिक लागत कम या अधिक होगा, उत्पादकता, ठीक है। विस्तृत कृषि क्षेत्र में श्रम उत्पादकता क्या होगा, अधिक होगा। और गहन कृषि क्षेत्र में, मतलब गहन का मतलब होता है कम कृषि क्षेत्र में श्रम उत्पादकता हमेशा क्या होता है, कम ही होता है। कल भी बताए हैं। कृषि दक्षता किसको कहते हैं, ये जो उत्पादकता और दक्षता दोनों सेम चीज है, मूल अंतर क्या है समझ लो, यहाँ लिख दिए। कृषि उत्पादकता के समान होता है, जितना बात इसमें है उतना बात इसमें भी है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा। कृषि उत्पादकता बराबर कृषि दक्षता, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम परिभाषा है। अंतर क्या है, कृषि उत्पादकता एवं कृषि उत्पादन में मूल अंतर क्या है कि कृषि उत्पादकता भविष्य को बताता है और कृषि दक्षता वर्तमान को बताता है। क्लियर हो गया ना?
लिख दिया। कृषि उत्पादकता किसी क्षेत्र की कृषि संभावना, हिस्ट्री को संभावना मतलब भविष्य को दर्शाता है। कृषि दक्षता किसी क्षेत्र की कृषि का वर्तमान स्थिति को बताता है। क्लियर हो गया ना दोनों में मूल अंतर? मूल अंतर यही है, कृषि उत्पादकता भविष्य को, संभावना को बताता है, लेकिन कृषि दक्षता क्या चीज को बताता है? वर्तमान स्थिति को बताता है। लेकिन जितना बात ये है उतना बात इसमें भी होगा, मूल अंतर ही होगा। एग्जाम में छाट लोगे ना मूल अंतर? क्लियर है? चलिए लिखिए। चलो, ऋतु का आधार पर फसल का वर्गीकरण। 3 प्रकार के फसल होते हैं ऋतु का आधार पे। ऋतु का आधार पे गर्मा फसल, खरीफ फसल और रबी फसल। अब तो तुम लोग कर ही लोगे। गर्मा फसल का पहले मानसून देखते थे। गर्मा फसल का मानसून है पूर्व मानसून काल, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के पहले पूर्व मानसून काल कहते हैं। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून में ग्रीष्म मानसून कहते हैं। रबी फसल कब बोया जाता है? उत्तर पूर्वी। ये जो मानसून है ये बुआई को मुख्यतः निर्धारित करता है। ठीक है, बुआई क्या करता है? मानसून का जो हम लिखे हैं तो बुआई का संबंध है, कटाई से नहीं। ठीक है, अब ऋतु गर्मा फसल ग्रीष्म ऋतु में, इसलिए गर्मा फसल कहते हैं। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में और रबी फसल शीत ऋतु में। आ गया मौसम, गर्मी एवं उष्ण मौसम, गर्मा फसल गर्मी और उष्ण। खरीफ फसल किस मौसम में? गर्मी एवं नमी, यानी आर्द्रता जिसको बोलते हैं। आर्द्रता मतलब नमी। क्लियर हो गया ना सब लोग कि आर्द्रता बढ़ती होगी, नमी उसको बोलते हैं। और रबी फसल ठंडा एवं शुष्क में। क्लियर हो गया? बुआई, गर्मा फसल कब बुआई करेंगे? मई से जून में। खरीफ फसल जुलाई। आ गया, अभी एक खरीफ फसल का सीजन है ना। और रबी फसल कब बुआई करेंगे? अक्टूबर से नवंबर, 2 माह इतने की। कटाई, गर्मा फसल कब काटेंगे? काटो, गर्मा फसल को काट सकते हो, नहीं काटोगे? जुलाई अगस्त बुआई तो काटोगे। खरीफ फसल नवंबर दिसंबर में धान का कटाई होता है। रबी फसल गेहूँ यहाँ पे है। अब गर्मा फसल राई, मक्का, ज्वार, जूट, मरुआ, ये क्या है? गर्मा फसल है। अब देखो कौन ऐसा फसल है जो गर्मा है, खरीफ है, रबी है? बताओ। राई यहाँ भी है और राई यहाँ भी है, इसका मतलब राई गर्मा भी है और रबी है। देखो मरुआ यहाँ भी है, मरुआ और कहाँ है? मरुआ यहाँ भी है। इसका मतलब है कि मरुआ गर्मा भी है और खरीफ भी है। मक्का यहाँ भी है और मक्का यहाँ भी है। इसका मतलब है कि मक्का गर्मा और खरीफ दोनों है। क्लियर हो गया ना? ज्वार गर्मा भी है और खरीफ है। क्लियर हुआ? और बाकी तो जानते ही हो। जूट है गर्मा फसल। क्लियर हुआ ना? ये जरूर याद रखना कि ये फसल जो गर्मा है वो क्या खरीफ या रबी है, या जो खरीफ है वो रबी है। क्लियर है ना? तो इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया से कर लेंगे नोट में अपना। ये आपका काम है कि कौन ऐसा फसल है जो गर्मा है। ऐसे मान लिया आप लिख देंगे राई लिखिएगा, राई गर्मा प्लस रबी। फिर मक्का गर्मा प्लस खरीफ। क्लियर है ना? तो इसके नीचे आप उसको, लगता है हमें को करना होगा, नहीं हम नहीं करेंगे, ये आपका काम। छोटा जगह यहाँ से छोड़ दो, यहाँ पे कर लोगे, उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका काम है कि फसल, हाँ क्या हमको नहीं पता। मूंग अब जो मूंग लगाते हैं वही धान कटने से पहले, अभी मतलब धान उसको हटा के इस्तेमाल किया जाता है। अभी अभी उसको उखाड़ा जाता है। तो घर में कर सकते हैं।
गर्मा ही। चलो लिख देते हैं मूंग, तुम्हारे दिमाग में आया तो। यानी तुम्हारा क्षति होता है क्या मूंग का घर में? मास्टर है तुम? मूंग, ठीक है, मूंग गर्मा फसल है। चलिए लिखिए बनाइए। चलिए आप समझिएगा, एक होता है वाणिज्यिक फसल या व्यावसायिक फसल, एक होता है व्यापारिक फसल। दोनों में अंतर है। हमको पता था कि अब तक तुम दोनों समझती थी, वही समझती होगी। व्यापारिक फसल को ही तुम लोग समझते हो कि व्यापारिक फसल, वाणिज्यिक फसल या व्यावसायिक फसल तीनों एक ही है। नहीं, व्यापारिक फसल और इधर वाणिज्यिक या व्यावसायिक फसल दोनों अंतर है। वाणिज्यिक फसल या व्यावसायिक फसल कल बताए थे, उसे कहते हैं जब हम कृषि कार्य या फसल का उत्पादन बाजार की मांग के लिए करते हैं। व्यावसायिक फसल में खाद्यान्न फसल भी हो सकता है, गैर खाद्य फसल भी हो सकता है। वाणिज्यिक फसल या व्यावसायिक फसल में खाद्यान्न भी हो सकता है, यानी खाने वाला अनाज इसको बोलते हैं, या गैर खाद्य दोनों हो सकता है। लेकिन उसका परिभाषा ये है व्यावसायिक या वाणिज्यिक फसल का कि हम कृषि कार्य या फसल का उत्पादन या खेती बाजार की मांग के आधार पे करते हैं। जो बाजार की मांग है हम उसके अनुसार करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक या वाणिज्यिक खेती या कृषि। लेकिन व्यापारिक फसलें क्या है? किसान कुछ फसल का स्वयं उपयोग करता है और अधिशेष को बाजार में बेच देता है। इसे कौन फसल कहेंगे? व्यापारिक फसल का। क्लियर हो गया ना? ये बाजार की मांग पे नहीं है, इसमें किसान की अपनी मर्जी है। लेकिन व्यावसायिक या वाणिज्यिक फसल बाजार की मांग पे निर्भर करता है कि बाजार में डिमांड गोलका भंटा बैगन का, गोलका है ना, बाजार में मांग है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, फूलगोभी का, वो भी उत्पादन हो रहा है। तो व्यावसायिक या वाणिज्यिक फसल बाजार की मांग पर निर्भर करता है, लेकिन व्यापारिक फसल में ऐसी बातें नहीं है। व्यापारिक फसलें उसको हम कहते हैं जिसका हम कृषि कार्य करते हैं, फसल को उत्पादन करते हैं, तो कुछ खाते हैं, कुछ खा पी को जो बच गया वो बाजार में भेज देते हैं। किस लिए? बच्चों की आवश्यकताएं, अपनी आवश्यकताएं को पूरी करने के लिए, पूंजी को पुनः बनाने के लिए। क्लियर है? समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर इधर से इधर निकाल रहे हो तो मेंस में हमको फिर परेशान नहीं करना। जितना दिन हमको भारत का भूगोल पढ़ाने में लगा, उतना दिन में हम उसे कमे में मेंस खत्म कर देंगे। ऑल ओवर बता दे रहे हैं हम। उस समय व्यापारिक फसल किसको कहते हैं, वाणिज्यिक फसल किसको कहते हैं, हम वो नहीं लिखाने जा रहे हैं। कृषि पर आएंगे तो कृषि के प्रकार सीधा पॉइंट लिखा देंगे। कृषि की समस्या है पूरा पॉइंट, ये आपका काम है। घर में सोचिए विश्लेषण क्या, वो भाषा शब्द क्या लिखेंगे, क्योंकि हम पीटी में ही बता रहे हैं। क्लियर है ना? दिमाग में बैठा रखोगे। इकोनॉमिक्स, भूगोल और पॉलिटिकल इसलिए हम बढ़िया पढ़ाएंगे ताकि मेंस में अलग से नहीं पढ़ना पड़े। अरे बस हम पॉइंट बंद कर देंगे, संरचना बंद कर देंगे, आपका तैयारी हो गई मेंस का। इसीलिए हम उसी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, तो सब डंडे मार के निकल जाते हैं। व्यापारिक फसलें का प्रकार देखो, तिलहन, संतरा, रेशे बाली, पे, नकदी, बागवानी, ये सब व्यापारिक फसलें हैं। मूंगफली खाते भी हैं, बाजार में बेचते नहीं बेचते हैं। तिलहन, अरे सरसों राई उपजाते हो, दोनों काम करते हो। अगर 10 मन हुआ 5 मन रख लेता अब तेल के लिए, 5 मन बेच दिया, है ना? तिलहन व्यापारिक फसलें हैं। तिलहन में कौन कौन आता है? मूंगफली, सरसों, तिल और सूरजमुखी। शर्करा फसलें गन्ना और चुकंदर। गन्ना नहीं रखते हो, रस को रखते हो मीठा बना के, मीठा मतलब गुड़ रख लेते हो, बेच देते हो भी। चुकंदर किसको किसको खाने की आवश्यकता है? चुकंदर ध्यान दें कृपया, हंसो नहीं, हंस गई। अरे बीट जिसको बोलते हो, 1 महीना खाओगे तो उसके आकार का हो जाओगे, मनोज का।
रेशे वाली फसलें या सिरिया आकार का भी चाहोगे तो तुम लोग तो हो सकते हो। रेशे वाली फसलें किसको बोलते हैं? जूट, कपास और सनई। रेशा सनई देखे, कुदरुम, कुदरुम देखे हैं? कुदरुम मूल चीज इसको कुदरुम बोला जाता है। कुदरुम हरा जैसा होगा, उसको क्या करता है किसान, काटता है और मिट्टी में गाड़ देता है तालाब उलाब में, सड़ जाता है, बहुत गंदा मांगेगा, निकाल के उसके बाद पीटता है पानी में, तो उसको सन अलग हो जाता है, डंटी अलग होता है, देखा होगा। तो कुदरुम कहा जाता है हम लोग तरफ, तो उसी वही है सनई, ये है। बेफसल, बेफसल चाय और कहवा मतलब कॉफी। अगर किसान उपजाता होगा तो कुछ रख लेता होगा, बाजार बेचता होगा। नकदी फसल कौन है? गन्ना, कपास, केला, जूट। नकदी फसल किसको कहते हैं? यानी व्यापारिक, सभी व्यापारिक फसलें नकदी फसल हो सकता है। सभी नकदी फसल नहीं, इसका वो परिभाषा नहीं है, समझ लो परिभाषा। सभी व्यापारिक फसलें नकदी फसल हो सकते हैं, हाँ या ना? सभी, मेरा शब्द समझो, सभी व्यापारिक फसलें नकदी फसल हो सकता है? नहीं हो सकता। सभी नकदी फसलें व्यापारिक फसल हो सकता है। नकदी फसलें का मतलब होता है उसको खलियान में लाने की आवश्यकता नहीं, खेते में काटो, खेते से बेच दो। समझ में आया नकदी फसल की परिभाषा? नकदी फसल किसको कहते हैं? जिसे हम खेत में ही काटे और वहीं पे व्यापारी बेच दिया, खलियान लाने की जरूरत नहीं है, कोठी में भरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? गन्ना वहीं खेत में ही, कपास, केला, जूट, सब वहीं। बागवानी में कौन कौन आएगा? फल फूल सब्जियां, ये बागवानी फसल कहते हैं, बागवानी खेती कहते हैं, फल फूल सब्जियां। चलिए लिखिए। रबर कल बता दिए थे, हाँ ये आ जाए तुमको। रबर व्यापारिक फसलें ही है, इसमें 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 रबर, रबर। चलिए अब हम भारत के प्रमुख फसलें देखेंगे। यहाँ पे कौन राज्य कितना उत्पादन करता है, प्रथम स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका, ये नहीं पढ़ाएंगे। भले हम कुछ लिख दिए हैं मूल चीज़ें, कौन उत्पादन में प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है, या इकोनॉमिक्स का पार्ट है। भूगोल का पार्ट में हम फसल को पढ़ेंगे कि उसके लिए मौसम कौन है, वर्षा कितना चाहिए, जलवायु दशा कैसा चाहिए, मिट्टी कैसा चाहिए, ये पढ़ा जाता है। और कितना उत्पादन हुआ ये किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स। दोनों में ही मूल अंतर है, समझ लेना। पढ़ने का तरीका भी बता रहे हैं, भविष्य में ये कुछ तो पढ़ा भी सकते हो। चावल या धान, मिट्टी में कौन सा मिट्टी में होता है? चिकनी जलोढ़ मिट्टी में। तापमान कितना चाहिए चावल का? 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। महत्व, चावल का महत्व समझिए। यह भारत का प्रमुख क्या है? खाद्य या खाद्यान्न फसल है, भारत का यही है। इसका भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में खेती होता है। पूछेगा भारत में जितना क्षेत्रफल है, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में किस फसल का खेती होता है? चावल का, नहीं धान का। चावल की खेती होता है या धान का? तो चावल किसको कहते हैं? कैसे? वो धान काट के लाते हैं, उसको हाँ। निकालते हैं, तो वो चावल हो गया। क्या निकाल देते हैं? बता दो, अमेरिका से आई है। चलो, चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? उत्तर प्रदेश का। और लेकिन चावल का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक खेत है यूपी में, खूब धान की खेती होता है विस्तार में, लेकिन उत्पादन कौन करता है? जैसे गेहूं वाला कंडीशन है, ठीक है, लगता है ये यूपी में ज़्यादा उत्पादन में, और प्रति हेक्टेयर क्या हो जाता है? पंजाब में। ठीक वही कंडीशन है। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा अंतर है गेहूं चावल से, कि सर्वाधिक क्षेत्र में पूछेगा यूपी में, राज्य में, और सर्वाधिक क्षेत्र में फसल में पूछेगा तो धान की खेती होता है भारत में। भारत का चावल का कटोरा किसको कहा गया? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को लेटेस्ट में राज्य में छत्तीसगढ़। ठीक है, लिख लो कृष्णा गोदावरी डेल्टा।
मेरा तो बाउंस हो रहा है। हाँ, कृष्णा गोदावरी छत्तीसगढ़ में निकलता है क्या? पहाड़ पे होगा धान। चलो सर इसीलिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में साल में 2 बार धान करते थे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ा? स्रोत चाहिए। अच्छा ठीक है, स्रोत चाहिए। स्रोत 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 एक दूसरे को सुना सुनाया नहीं। स्रोत प्राकृतिक स्रोत तो नहीं, साहित्यिक स्रोत चाहिए। यह भारत का प्रमुख खाद्य किसमें? देख लेना, यह भारत का प्रमुख खाद्य या खाद्यान्न फसल चावल है। इसका खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में खेती होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम। गेहूँ, गेहूँ का मिट्टी क्या है? दोमट मिट्टी। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, इसको मध्य ताप कहते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मध्य ताप कहते हैं, मध्य ताप। और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा को मध्य वर्षा कहते हैं। यह भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत का दूसरा कौन है? गेहूँ है। हरित क्रांति के दौरान उत्पादन एवं उत्पादकता दृष्टिकोण से सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ है? खूब गेहूँ का उत्पादन हुआ प्रथम हरित क्रांति में। पढ़ाएंगे हरित क्रांति, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत गेहूं के उत्पादन में क्या किया? सर्वाधिक प्रगति किया। आज तक सबसे अधिक जितने फसल है, जब देश आजाद हुआ तब से अब तक सबसे अधिक प्रगति भारत में फसलों में गेहूं के उत्पादन में किया भारत। क्लियर है ना? आगे गन्ना, मिट्टी कौन है? दोमट एवं जलवायु उपोष्ण एवं उष्ण। वर्षा कितना? 75 से 150 सेंटीमीटर। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। विशेषताएं यह देशज पौधा है। देशज पौधा का मतलब विदेश से नहीं आया। भारतीय गन्ना भारतीय मूल का पौधा है, ध्यान रखना। देशज का मतलब होता है भारतीय मूल का, बाहर से नहीं लाया गया इसके लिए किस्म को या प्रजाति को। देश में ही, भारत में ही विकसित हुआ। यह नकदी फसल है। क्लियर हो गया? नकदी फसल यह सर्वाधिक सिंचित फसल है। खूब इसको सिंचाई चाहिए, पानी चाहिए गन्ना को। यह वार्षिक फसल है, कभी भी लगा सकते हो। वार्षिक फसल है, सालों भर लगेगा। अभी लगाओगे, जब मन हुआ जब लगाओ गन्ना। इसको बोलते हैं वार्षिक फसल। मक्का, चिकनी जलोढ़ मिट्टी। जलवायु अर्धशुष्क चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए मक्का के लिए। जलवायु अर्धशुष्क। मिट्टी कैसा मिट्टी? चिकनी जलोढ़, धान वाला ही मिट्टी मक्का चाहिए। चलिए लिखिए। चलिए अब हम आते हैं अगला दलहन में। दलहन का जलवायु कैसा चाहिए? दलहन के लिए शुष्क वर्षा क्षेत्र चाहिए। शुष्क वर्षा क्षेत्र। भारत दालों का क्या है? प्रमुख उत्पादक देश। भारत का दाल उत्पादन में विश्व में कितना स्थान है? प्रथम स्थान। इसके प्रमुख उत्पादक हो गया। भारत दाल का सबसे बड़ा क्या है? उपभोक्ता राष्ट्र। उत्पादन भी सबसे बड़ा, खाता भी सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गया? इसीलिए भारत ना तो दलहन का आयात करता है और ना ही निर्यात करता है। क्लियर हो गया? याद हो गया? याद हो गया ना? उपभोक्ता सबसे बड़ा है, तो ना तो ये मंगाता है ना तो ये बेचता है। इतना ना उत्पादन कर लेता है कि खा पी के बराबर कर लेता है। आ गया जूट, मिट्टी। जूट का मिट्टी क्या है? नवीन दोमट। जलवायु उष्ण एवं आर्द्र। जूट के लिए कैसा जलवायु चाहिए? उष्ण एवं आर्द्र चाहिए। वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। विशेषताएं, यह एक कैसा फसल है? अखाद। अखाद मतलब हाँ, खाया नहीं जाता, खाने वाला नहीं है, अखाद फसल है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। यह कैसा फसल है? व्यापारिक फसल है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक राष्ट्र, सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र। 4 मिट्टी लेटराइट चाहिए। जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण चाहिए। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30। वर्षा 150 से 250।
जो जूट के लिए चाहिए वही चाय के लिए चाहिए। विशेषताएं या रोपण एवं बागवानी फसल है। चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है? कैफीन एवं टैनिन पाया जाता है, पता है ना? कैफीन एवं टैनिन पाया जाता है। यह श्रम आधारित फसल है, ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। खूब इसमें मेहनत लगता है। क्या बोले? चाय में क्या पाया जाता है? तीन, टैनिन सिर्फ है, तीन। और ये कॉफी में अच्छा ठीक है, मिटा देते हैं। चाय की पत्ती में कैफीन काट देते हैं, टैनिन पाया जाता है। क्लियर हो गया? थीन ओके, थीन। और ये कैफीन किसमें पाया जाता है? कैफीन। कैरोटीन भी, कैरोटीन पाया जाता है चाय में शायद नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा, कैफीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना है। ये जरूर याद रखना है कि कौन सा फसल श्रम आधारित है, खूब मेहनत लगता है, खूब मानव बल लगता है। श्रम आधारित का मतलब होता है मानव मजदूर अधिक लगना। कहवा निकोफी, जलवायु उष्णाद्र मिट्टी, ढलान युक्त भूमि पर, ढलान युक्त भूमि पर पहाड़ी क्षेत्र में। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 150 से 250 माह। भारत में इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और कहवा में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चलो, कपास, जलवायु उष्णकटिबंधीय मिट्टी, काली, इसलिए काली कपास कहा जाता है, पढ़ाई थी वहाँ पे। तापमान आर्द्र शुष्क, वर्षा 60 सेंटीमीटर से 85। विशेषताएं क्या है? कपास या भारत का देशज पौधा, जिस तरह गन्ना देशज पौधा था ना, उसी तरह कपास भी है, विदेश से नहीं आया, भारत में ही विकसित हुआ। इसे सफेद सोना कहा गया। किसको? कपास को। कपास के बीज से क्या निकाला जाता है? कपास के तना से या फूल से कि बीज से रेशा निकालते हैं? बीज से। ये नहीं, कपास से रेशा नहीं याद रखना है, कपास के बीज से रेशा निकाला जाता है। अब फंसा देगा, तना दे देगा, कुछ भी दे सकता है, पत्ती दे देगा, तो रेशा जो प्राप्त होता है कपास से, वो कपास के बीज से। क्लियर है? चलो लिखो। चलिए, भारत की प्रमुख फसलें में हम आगे आते हैं। 10वां रबर। रबर के लिए जलवायु कैसा चाहिए? उष्ण एवं आर्द्र गर्म जलवायु चाहिए, उष्ण आर्द्र गर्म जलवायु चाहिए। ठीक है, रबर के लिए मिट्टी लेटराइट, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान रबर की खेती के लिए। वर्षा 300 सेंटीमीटर चाहिए। महत्व, भारत प्राकृतिक रबर का प्रथम उत्पादक राष्ट्र है। प्राकृतिक रबर का मतलब होता है खेती, और एक होता है कृत्रिम रबर जो कल कारखाने में बनाया जाता है। लेकिन भारत जो है कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक रबर का प्रथम उत्पादक या प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। क्लियर हो गया ना? प्राकृतिक रबर का, जिसकी खेती की जाती है। मसाले, जलवायु क्या चाहिए मसाला के लिए? उष्ण एवं शीतोष्ण। भाग, किसको मसाला हम लोग कहेंगे? ठीक है, ये मसाला काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, केसर, इलायची, लौंग, दालचीनी और सुपारी, इस सब सम्मिलित को हम लोग क्या कहते हैं? मसाला कहते हैं। क्लियर हो गया? मसाला, हाँ, सबको मसाला कहा जाता है। तो तुम गरम मसाला जिसको कहते हैं मटन में डालने के लिए। भारत विश्व में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक तीनों है। उत्पादन भी करता है, सबसे ज़्यादा खाता भी है और निर्यात करता है। ठीक है, मसाला प्राचीन काल से ही रोमन साम्राज्य के लोग आते थे, उसी का लालच में यहाँ आता था। ठीक है, वहीं से है, प्राचीन काल से ही भारत मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, निर्यातक भी रहा और उपभोक्ता तो है। हल्दी, जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए हल्दी के लिए। मिट्टी लाल चाहिए, लाल मिट्टी में। विशेषताएं, सिंचित एवं सिंचाई वाले भूमि पर।
हमेशा हल्दी कौन सा भूमि पर होगा? सिंचित एवं सिंचाई वाले भूमि पर। लाल मिट्टी में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो फिर हल्दी नहीं हो सकता, सिंचाई चाहिए। जल भरायुक्त क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता। जहाँ जल वाला क्षेत्र है वहाँ हल्दी नहीं होगा। जल भरा क्षेत्र में हल्दी का उत्पादन नहीं होगा। यह जड़ है। हल्दी क्या है? तना, जड़ या फल? जड़ है। और ये कैसा फसल है? वाणिज्यिक फसल है जड़। काली मिर्च, यह ये क्या है? फल है। काली मिर्च, काली मिर्च किसको कहते हैं? गोलकी को? मरीच। अच्छा ठीक है, तुम लोग जानते ही हो। काली मिर्च यह एक फल है। इसका उपयोग मसाला के रूप में होता है। उत्पादन करता प्रथम स्थान काली मिर्च का उत्पादन में, दूसरा हमको पता था, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तुमको, प्रथम और दूसरा। लाल मिर्च आ जाओ, इसे लाल मिर्च को क्या कहते हैं? अद्भुत मसाला। लाल मिर्च को अद्भुत मसाला कहा जाता है, जानती थी? नहीं। लाल मिर्च को अद्भुत मसाला के नाम से जाना जाता है। अद्भुत है, खूब लाल डाल दिया अगर सब्जी में तो क्या होगा? हाँ, तुम्हारा सिसवाओगे, तीता लगेगा। मिर्ची नहीं खाता, मिर्ची छूट जाएगा। ठीक है, अद्भुत इसलिए अद्भुत है, समझो इसे। इसे अद्भुत मसाला के नाम से जाना जाता है। यह वाणिज्यिक फसल है। उत्पादन करता प्रथम स्थान लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश। आर्किड, अरुणाचल प्रदेश को कैसा स्टेट कहा गया? आर्किड स्टेट कहा गया। किस राज्य को आर्किड स्टेट कहा गया? अरुणाचल प्रदेश। चलो लिखो। अब भारत के प्रमुख फसलें में हम लोग देखेंगे दालचीनी, यह सिनामोम, सिनामोम बीरम। सिनामोम बीरम एक वृक्ष है, वही वृक्ष का छाल है। यानी दालचीनी किससे प्राप्त करते हैं? सिनामोम वृक्ष के छाल से प्राप्त करते हैं। उत्पादन क्षेत्र नीलगिरी पर्वत और मालाबार पहाड़ी के क्षेत्र में दालचीनी होता है भारत में। सुपारी, सुपारी का प्रथम उत्पादक राज्य कौन है भारत में? कर्नाटक है, दूसरा केरल, तीसरा असम। सबसे अधिक सुपारी कर्नाटक में। विश्व में भारत सुपारी का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक राष्ट्र है। काजू, भारत काजू का सबसे बड़ा क्या है? निर्यातक। इसका मतलब है कि उत्पादक सबसे बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि निर्यात खूब कर रहा है काजू का तो उत्पादक भी होगा। सबसे बड़ा निर्यातक है लेकिन उत्पादक काजू का सबसे बड़ा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे अधिक निर्यात कर रहा है तो सबसे अधिक उत्पादक होगा। क्लियर है ना? यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है, ना कि उत्पादक। उत्पादक राज्य काजू का तो सबसे अधिक महाराष्ट्र, उससे कम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तीसरा, कर्नाटक चौथा। क्लियर है यहाँ पे? और एक चीज और, कल हमने पढ़ाया था कि मत्स्य पालन और मछली पालन में क्या अंतर है। कोई नहीं पूछा, सब समझ गया। एक ही लोग पूछी मैसेज से, अंजू की सर मत्स्य पालन और मछली पालन में क्या अंतर है? सब जी सर, एस सर करके निकल जाता है। हमको पता है। मत्स्य पालन क्या है? मत्स्य पालन बराबर एक उद्योग को बताता है। क्या है? उद्योग को बताता है। और इसके अंतर्गत जब समुद्र में, नदी में, झरना, तालाब, नहर, टैंक, हैचरी, जब हम इसमें मछली पालन कर रहे हैं समुद्र में तो कहेंगे मछली पालन, मत्स्य पालन नहीं। इसमें कर रहे हैं तो मछली पालन, इसमें कर रहे हैं तो मछली पालन, इसमें कर रहे हैं तो मछली पालन कहलाएगा। नहर में कर रहे हैं तो मछली पालन। और टैंक और हैचरी भी, यानी कृत्रिम छोड़ के, प्राकृतिक छोड़ के हम कृत्रिम रूप से भी उसको बना देते हैं और उसमें मछली पालन करते हैं। तो ये सब इसको सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा? यानी मत्स्य पालन एक उद्योग को बताता है। बाकी हर क्षेत्र में जो मछली पालन होता है उसे मछली पालन का। अब क्लियर हुआ दोनों अंतर, मूल अंतर? कल हमको पता था, इसलिए हम बच्चे को पूछी है, इसका मतलब है कि सबको समझ में नहीं आ रहा। तो मत्स्य पालन एक उद्योग को बताता है और मछली पालन क्षेत्र
यानी उसकी जो आप संरचना है, जो उसका क्षेत्र है, जो आधारभूत भाग है, जैसे समुद्र है, तालाब है, इस सब में हम कहेंगे कि मछली पालन कर रहा है, मत्स्य पालन नहीं कहेंगे। क्लियर है ना? अब एक व्यक्ति तालाब में भी मछली पाल रहा है और टैंक में भी मछली पाल रहा है, तब कहेंगे कि वो मत्स्य पालन कर रहा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति सिर्फ तालाब में मछली पालन कर रहा है, टैंक में बना के मछली पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहेंगे? मछली पालन कर रहा है। क्लियर हुआ? क्योंकि जब प्रकृति प्रदत्त चीज़ों में हम मछली पालन कर रहे हैं तो उसको मछली पालन कहते हैं। जब प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के साथ साथ हम कृत्रिम बना लिए, टैंक मतलब सीमेंट को बनाता है, इसलिए देखे हो, तो दोनों जब जुट जाता है क्या कहलाएगा? मत्स्य पालन। क्योंकि हम कृत्रिम रूप से टैंक हैचरी बना के मछली पाल रहे हैं। अब क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? मत्स्य पालन मछली पालन में। चलो लिखो क्या? विश्व में भारत सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कहाँ पे? ये यहाँ पे राज्य किसे होगा? राज्य नहीं सर, राष्ट्र होगा वहाँ पे उत्पादक जो भारत विश्व में भारत सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। राज्य देखिए तो क्या है? हाँ? कौन सा विधान हमसे नहीं पढ़ा? भारत एक राज्य है कि बिहार एक राज्य है? भारत एक राज्य है, क्योंकि राज्य के लिए 4 तत्व होना अति आवश्यक है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता भारत के पास है। आंतरिक रूप से सर्वोच्च भारत है, ये संसद है, और बाह्य रूप से निर्णय कौन लेगा? पाकिस्तान के साथ समझौता निर्णय बिहार लेगा कि भारत लेगा? उसी को बोलते हैं संप्रभुता। पढ़ी नहीं है? चलो तुम्हारे अनुसार लिख देते हैं। हाँ चलो ठीक है। चलिए अब कृषि का एक और चीज क्या चाहिए? पानी परा दिए, भूमि व्यवस्था करा दिए, विधि बता दिए, फसल के लिए मौसम कौन कौन मौसम चाहिए, कौन कौन मिट्टी चाहिए, हमने वो भी बता दिया। और क्या चाहिए? खादने चाहिए, वो भी चाहिए। तो उर्वरक खाद परिचित करा देते हैं ताकि मेंस में आप लिख पाएँ और आपको पीटी में भी छाटने में आसान हो। तो पता नहीं आप लोग को हवा में उड़ते हैं, क्योंकि बहुत लोग अमेरिका से आए, हमको पता। यहाँ पे रासायनिक उर्वरक इसी को बोलते हैं: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। रासायनिक उर्वरक। जब हम रासायनिक उर्वरक बोलते हैं समझ जाना कि ये है, इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये हरित क्रांति जब पढ़ाएंगे तो ये सब नहीं दिखाएंगे, रासायनिक उर्वरक सिर्फ लिखेंगे। रासायनिक खेत किसको कहते हैं? जिस खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अधिक मात्रा में प्रयोग हो उसे रासायनिक खेत कहते हैं। क्लियर है ना? खेत में तो सब प्रयोग होता है, सब किसान डालते हैं, देते हैं। लेकिन रासायनिक खेत उसको कहते हैं हम जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, उसको हम रासायनिक खेत कहते हैं। जैविक उर्वरक किसको कहते हैं? जैविक खेती जो करते हैं यही उर्वरक डालते हैं, इसके जगह पर इसको डालते हैं तो जैविक खेती हो गया, जैविक कृषि हो गया। और क्या समझना? इसको डालेंगे तो रासायनिक खेती कहते हैं, परंपरागत खेती कहते हैं। इससे भूमि अनुपजाऊ हो जाता है, प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, मृदा की उर्वरता शक्ति कम होती है और इससे मृदा को उर्वरता शक्ति बढ़ता है, पोषण के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, प्रदूषण नहीं फैलेगा। क्लियर हुआ? तो सोचने में आपको फिर सोच लो। जैविक उर्वरक, गोबर खाद, कंपोस्ट देखे हो ना? वर्मी कंपोस्ट, केचुआ, चेरा टाइप का, क्राइसोपा, शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा, ये सब क्या है? जैविक खाद। अब मैं बहुत पहले कोलकाता में गया था, वहाँ पे एक होटल में जब खाना खा रहे थे तो बोला, मैं बंगाली जो होटल वाला था, दादा टडू का अचार खाबो। भाई टडू का अचार क्या होता है? हम बोले हाँ, क्योंकि बंगला में हाँ। इसके बाद लेके आया और वो डिब्बा में था एकदम
कैसे बनाया होगा। हम तो बोले जैसे भी देखे कि डिब्बा में है, तो हमने कहा कि ये तो मेढक है, बोला हाँ इसी को टरू का अचार कहा जाता है। ना खाओ टरू का अचार। चलो इसको लिखो। तो आज हमने आपको फसल और उर्वरक दोनों बता दिया। कृषि का दो भाग है, आप लोग जानते ही है। कृषि उसे कहते हैं जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन हो। खेती के साथ साथ उसे कृषि कहते हैं। तो कृषि का एक भाग हमने संपूर्ण कर दिया, यानी खेती से संबंधित जितने आयाम था। अब कृषि का दूसरा भाग क्या है? पशुपालन। तो पशुपालन के लिए अगले क्लास का इंतजार कीजिए। अगले क्लास में हम भारतीय कृषि का भाग 4 चौथा लेकर आएंगे ना, भाग 4 हम लेकर आएंगे, उसमें पशुपालन बताएंगे। तब तक के लिए इंतजार करें, इसको विस्तृत रूप से पढ़ें, ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप पढ़ के जाते हैं उत्पादन में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान कहाँ हुआ, और पूछ देता है कि धान के लिए जलवायु कौन सी होनी चाहिए। तो आप सोचते हैं कहाँ से पूछा, नहीं लड़ा, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। अरे भाई आपने आर्थिक भूगोल नहीं पढ़ा, आपने अर्थव्यवस्था पढ़ के गया। आपको आर्थिक भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों जोड़ के पढ़िएगा तब बनेगा। आप पढ़ के जाते हैं खनिज भंडार में और पूछ देता है कभी कभी उद्योग वाला, तो सोचते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। यानी जब उद्योग पढ़ेंगे तो हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे। खनिज उद्योग जो जिसके लिए स्थापित हुआ तो खनिज चाहिए, तो खनिज भंडार कहाँ है, उस खनिज भंडार का उत्पादन कौन राज्य करता है, और उस खनिज जो पदार्थ है, वस्तुएं हैं, उसका निर्माण कौन सा उद्योग में होता है, तब वो संपूर्ण माना जाएगा कि आपने पढ़ा। तब उसके लिए सरकार ने कौन सी नीति लाई, तब आपसे बनेगा। वरना क्या होगा, गुगली गेंद जहाँ इसे अनिल कुंबले का जहाँ फेंकाया तो क्या होगा, लॉलीपॉप तो नज़र आएगा, लेकिन छक्का ना मार के कहाँ गिर जाएगा, मिडिल या लेग में। चलिए अगले क्लास का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सावन का प्रथम सोमवारी का हार्दिक शुभकामनाएं, और जल्द ही मनवांछित फल मिले आप सभी को, दोनों को, छात्र एवं छात्रा को। उनको तो हमको पता है मनवांछित फल मिलने चाहिए। थैंक यू।